तो सबसे पहले तो हमारे सभी व्यूअर्स का ढेर सारा शुक्रिया सीएनबीसी आवाज पर अपना भरोसा बनाए रखने के लिए और हफ्ते दर हफ्ते सीएनबीसी पर अपना ये कॉन्फिडेंस जताने के लिए। मार्केट आज के दौरान सीएनबीसी आवाज को ज्यादातर दर्शकों ने देखना पसंद किया है। लगभग 63% व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े रहे हैं मार्केट खुलने के दौरान। और अगर आप मेगा सिटीज की बात करें तो मेगा सिटीज में भी सीएनबीसी आवाज नंबर 1 रहा है 51% से ज्यादा मार्केट शेयर के साथ। तो क्लियर लीडर उभर कर आया है सामने सीएनबीसी आवाज लगातार हफ्ते दर हफ्ते। और बात होगा मार्केट की तो लोग सीएनबीसी आवाज पर भरोसा करते हैं, सीएनबीसी आवाज की क्रेडिबिलिटी पर भरोसा करते हैं। कोशिश हमारी यही होती है ऐसा कंटेंट आपके लिए लेकर आए जिससे आपको फायदा पहुंचे और सही और सटीक जानकारी आपको मिले। तो एक बार फिर से सीएनबीसी आवाज को नंबर 1 बनाने के लिए, सर्वश्रेष्ठ बिजनेस चैनल बनाने के लिए हमारे दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आपका और हमारे ये साथ यूं ही बरकरार रहेगा। लेकिन आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले इनफैक्ट हम बात शुगर और एथेनॉल की ही करेंगे, लेकिन हम इस पर चर्चा करें उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी रोहित कुमार सिंह ने इस मुद्दे पर क्या कहा। I would like to point out what Petroleum Secretary had just said a couple of days back. He said it's just a pause. और ऐसा नहीं है कि ये निर्णय हमेशा के लिए लिया गया है और जैसे ही उपलब्धता के बारे में स्थिति संतोषप्रद हो जाएगी। These decisions are reviewed every week. हम हर बुधवार को हम 4-5 सेक्रेटरी एक साथ बैठते हैं और स्थिति की समीक्षा करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी निर्णय जो है वो अनंत काल के लिए है। This needs and will be calibrated as per the availability situation demands. तो ये तो आपने सुना कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी को, लेकिन अब इंपॉर्टेंट है होने वाली कैबिनेट की मीटिंग जिसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एथेनॉल को लेकर एक बड़ा डिसीजन लिया जा सकता है। इंडस्ट्री ने क्या डिमांड रखी है, कितना प्राइस बढ़े एथेनॉल का, क्या आउटकम निकल कर आ सकता है, क्या जो सरकार ने हाल ही में महंगाई को काबू करने के लिए चीनी की उपलब्धता में कमी ना आए उसके लिए जो कदम उठाया है डाइवर्जन का, उससे क्या इम्पैक्ट उसका इम्पैक्ट क्या कम होगा, इस कीमतों को बढ़ने से इंडस्ट्री को कितना फायदा होगा, इन सब पहलुओं पर हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ प्रफुल्ल विठलानी मौजूद हैं आहिस्ता से। प्रफुल्ल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो यही पूछना चाहेंगे, अब सोर्सेस के थ्रू जानकारी तो यही मिल रही है कि एथेनॉल पर बड़ा डिसीजन कैबिनेट ले सकती है। सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे कि इंडस्ट्री क्या डिमांड कर रही है, जो भी रिसेंट मीटिंग्स हुई हैं, और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस मीटिंग से। जो सिरप और जूस से जो इथेनॉल बनता है, फिलहाल उसमें कोई चेंज आने की उम्मीद कम है। डिमांड तो ऐसी है कि बी हेवी मोलासिस जो है उनसे कोई ज्यादा क्वांटिटी करीबन 10% या बढ़ जाए 0.2 मिलियन का जो लीटर का बनाने का, वो हमें फिलहाल जो न्यूज आ रही है उसके हिसाब से लगता नहीं कि कोई भी परमिशन दी जाएगी। जैसे कि अभी सेक्रेटरी जी का हमने सुना कि अवेलेबिलिटी चेक कर रहे हैं, तो ये अवेलेबिलिटी जो है वर्ल्ड वो शुगर के लिए है। गवर्नमेंट को चिंता है कि जो अवेलेबिलिटी हमें डोमेस्टिक के लिए चाहिए वो शायद कम गिरेगी। उनके कोई रिसर्च जो है या उनकी जो नंबर्स उनको मिले उसमें उनको डाउट है कि जो डोमेस्टिक के लिए चीनी की शायद कोई दुविधा खड़ी न हो जाए, तो उसके लिए ये प्रिकॉशंस लिया जाता है और हर वीक उसका अवलोकन किया जाता है। इसमें इथेनॉल के प्राइस की जो डिमांड की गई है वो 8 to 10% ज्यादा बढ़ाने के लिए है। और अगर कुछ भी होता भी है तो वो सी मोलासिस से जो है, या तो मोलासिस एक्सपोर्ट होता है या दूसरा ऑप्शन रहता है कि इथेनॉल बनाया जाए। पर इथेनॉल कब बनाया जाए? अगर वो 49 रुपीज 41 पैसे का जो दाम है सीएवी पे, उसका करीबन 10% बढ़ावे तो हो सकता है कि एक 4 करोड़ लीटर बन जाए। पर ये एक्सपोर्ट निर्यात जो है उसको रोकना है मोलासिस की नहीं, या इथेनॉल बनाना है या नहीं, ये चीजें जो है वो द्विधादायक सवाल है, उसके कुछ भी प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। जहां तक आइस्ता का सवाल है, आइस्ता ने उनके पास से सी मोलासिस के दाम 10% बढ़ाने की डिमांड की हुई है कि जिससे इथेनॉल की जो कुछ रियायत उनको मिले। और ये भी है कि भाई जितना भी आप हमें बी हेविस या जो भी जूस से जितना भी बना रहे हैं उसके भी कुछ दाम बढ़ा के दो, तो भले आप शायद दूसरी परमिशन तो नहीं देंगे बनाने की, पर है उसमें प्राइस अभी तक डिक्लेयर किया नहीं गया। वो प्राइस जो डिक्लेयर करना बाकी है वो कैबिनेट में जाएगा, तो उसमें हर एक में 10% दिया जाए तो एक जो है कि एक सहूलत मिल जाए कि जो हीट हो रही है बॉटम लाइन को
जहां पे इथेनॉल बनाने की इनफैक्ट लिमिट प्रफुल जी, मैं लगाई आपसे गई। पूछना भी चाहती थी कि जो डिमांड आपने की है 10% कीमत बढ़ाने की, अगर ये डिमांड सरकार मान लेती है, क्योंकि सोर्सेस के थ्रू खबर ये है कि शायद इतनी बढ़ोतरी हो जाए, अगर इतनी बढ़ोतरी हो जाती है तो कितनी राहत मिलेगी चीनी कंपनियों को? क्योंकि जो 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 शुगर केन जूस के इस्तेमाल को लेकर सरकार ने फैसला लिया है, उससे मान के तो ये चला जा रहा है कि अगले वित्त वर्ष की भी जो अर्निंग्स हैं वो कंपनियों की हिट होंगी। लेकिन अगर ये कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, एथेनॉल जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसकी, तो क्या थोड़ा राहत मिलेगी कंपनियों को? कितनी राहत मिल सकती है? अगर अक्रॉस द बोर्ड 10% की जाए, चाहे जूस हो, चाहे बी मोलासिस हो या चाहे सी हो, तो फिर थोड़ी सी रियायत मिलेगी। पर ऐसा है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन डाउन होने से कोई इतना जंप भी नहीं होगा। पर जो सी मोलासिस से जो है उसमें क्या है कि पहले थर्ड ऑप्शन तो है ही नहीं कि उससे चीनी तो बन ही नहीं सकती है। तो गवर्नमेंट का एक ही है कि चीनी जिस बनती है वो मैं इथेनॉल में नहीं जाने दूंगी, ये उनका आज की तारीख में स्टैंड दिख रहा है। अगले बुधवार तक अगर कोई अच्छे फिगर उनके साथ होते हैं डिस्कशन और कोई जूस से या सिरप से बनाने की परमिशन देते हैं तो दैट विल बी ए बिग गुड पॉजिटिव सरप्राइज। आइदर हमें नहीं दिखता है कि शुगर इंडस्ट्री की बॉटम लाइन या प्रॉफिटेबिलिटी सुधरने के लिए कोई उम्मीद बची हो। अच्छा, क्विकली एक चीज और प्रफुल्ल जी, एक तो कितना डिक्लाइन अब एथेनॉल प्रोडक्शन में रह सकता है इस कदम के बाद जो सरकार ने हाल ही में उठाया है, और दूसरा ये सरकार का जो एम्बिशियस टारगेट था 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल बाय 2024-25 या फिर 30% बाय 29-30, ये कितना सेटबैक इस गोल को लगेगा? देखिए ये इतना जोर से लगेगा कि शायद हम पीछे आ जाएंगे, करीबन 12-13% जाके वापस 10% पे आ जाएंगे। और इसके लिए कोई रास्ता फिलहाल दिखता नहीं है, क्योंकि जब आपके पार्लियामेंट इलेक्शन का ईयर हो और उस समय हाईएस्ट प्रायोरिटी, पहली प्रायोरिटी जो है वो हमेशा वो चीनी को ही दी जाएगी, उसके बाद इथेनॉल, उसके बाद एक्सपोर्ट। तो ये जैसे आप देखते हैं कि न्यूज़ आ रहे हैं, ओनियन के लिए प्रिकॉशनरी स्टेप्स ले रहे हैं, पल्सेस के लिए ले रहे हैं। तो एसेंशियल कमोडिटी जो फूड की है, जो एडिबल आइटम्स रहती है, वो हर एक चीज़ में गवर्नमेंट काफ़ी सतर्क है और हमें कोई उम्मीद नहीं है, पर्सनली मुझे, कि अगले बुधवार को कोई भी चेंज आ जाए ऐसा। एक्सेप्शनल केस जो सी मोलासिस में या तो एक्सपोर्ट को आप एक ऑप्शन है या इथेनॉल का है, तो इथेनॉल का देने से कोई 4 करोड़ लीटर बन जाएगा। पर एक बात जरूर है, मैं आपको कहूंगा कि जो 10% अक्रॉस दी बोर्ड रेट बढ़ा दिए जावे तो काफी, यानी कुछ ऐसे कि इंटरेस्ट कॉस्ट की सबमिशन के लिए कुछ रास्ता बन जाएगा। ओके, ओके। चलिए, शुक्रिया प्रफुल्ल जी इस मुद्दे पर अपनी राय देने के लिए। तो देखना होगा क्या आउटकम कैबिनेट की मीटिंग में निकल कर आता है। अक्रॉस द बोर्ड 10% हाइक होता है तो रिलीफ मिलेगा कंपनियों को, बाकी डिमांड तो इंडस्ट्री ने की ही है। अब देखना होगा कि क्या फैसला सरकार देती है। शुक्रिया प्रफुल्ल जी आपका। लेकिन आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सोने चांदी की। सोने चांदी कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। M6 पर सोना करीब 1600 रुपए और चांदी करीब 3500 रुपए तक महंगी हो चुकी है। क्यों आई सोने चांदी कीमतों में ये तेजी और कहां तक जा सकते हैं भाव, इस पर बातचीत करते हैं। जीजेसी के चेयरमैन संयम मेहरा हमारे साथ मौजूद हैं। संयम, गुड इवनिंग, वेलकम टू सीएनबीसी आवाज। तो फेड की मीटिंग का जो आउटकम रहा, जो स्टेटमेंट रहे, वो अनएक्सपेक्टेड लाइंस रहे। इनफैक्ट शायद इसी वजह से मार्केट चीयर अप हुआ है। तमाम मार्केट्स में इनफैक्ट हमने रौनक देखी है, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर, एप्रीहेंशंस मार्केट में क्रिएट हो गई थी कि शायद रेट कट को लेकर कुछ डिले ना दिखाई दे, बट उस तरीके को इंडिकेशन मिला नहीं है। अब सवाल ये है कि ये सबसे बड़ा इवेंट था जिसको बुलियन मार्केट वॉच कर रहा था, इसका एक इम्पैक्ट तो हमने देख लिया है, बट यहां से आगे क्या, कैसे देखते हैं प्राइसेस को, क्या व्यू है? देखिए, फेड ने 3 कट्स का अगले साल का बोला है 2024 में, और उसके बाद 25 में भी 2 कट्स आएंगे। 100 बेसिस पॉइंट्स से 125 बेसिस पॉइंट्स तक रेट्स और घटाए जाएंगे, जिस वजह से डॉलर इंडेक्स भी 102.52 है। अभी रेट्स बढ़े हैं 600 के आसपास हैं। $2050 फ्यूचर्स में चल रहा है कॉमेक्स। आने वाले टाइम के अंदर कुछ दिन ये एक और ट्रिगर अभी इसके अंदर और पेंडिंग है। $15 15 to $20 और रेट्स यहाँ से बढ़ते हुए दिखाई देंगे। इन्फ्लेशन में भी आप देखेंगे 2025 के अंदर 3.3 से 2.2 तक आने की सोच है, जो फेड की पीसीई जो डाटा के हिसाब से। उस वजह से जो अभी रेट से ट्रिगर जो अचानक हुआ है, और मीडियम टर्म जो है, जैसे जब ईयर एंडिंग होगा
जब यूएस मार्केट्स भी थोड़ा स्लो बंद रहेंगी, छुट्टियों का माहौल बनेगा, तब एक बारी $40 to $50 का मीडियम टर्म के अंदर एक गिरावट आ सकती है। उसके बाद जनवरी के अंदर वापस 5 तारीख से जैसे मार्केट्स खुलती हैं 3-4 तारीख के आसपास, फिर वापस जो भाव है फरवरी मार्च तक 125 से लेके $2200 तक, यानी 64 से 65,000 करीब एमसीएक्स फिर से जाएगा। सो अभी आने वाले टाइम के अंदर जो ये रेट कट्स फेड ने किए हैं, तो अगले साल जो है वो भाव के अंदर तेजी के ही रहेंगे। तो ये जो भाव अभी आए हैं, अगर बाइंग के अंदर ये भाव भी लगे, लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छी बाय है, लेकिन रुकना चाहें तो ईयर एंडिंग के अंदर भी आप सोच सकते हैं बाइंग का। उसके बाद शायद मौका ना मिले, रेट्स धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। ओके अच्छा, डिमांड कैसी देख रहे हैं फिर यहाँ से संयम आप, क्योंकि हमने डिमांड में तो काफी अच्छा इंक्रीज देखा, प्राइसेस बढ़ रहे थे तब भी डिमांड बढ़ रही थी। अब यहाँ से क्योंकि वेडिंग डिमांड तो इंटैक्ट है ही, लेकिन कुछ फर्क पड़ेगा अगर कीमतें और ऊपर जाती हैं, या फिर रहेगा आपको कि या फिर बाइंग एज इट इज कंटिन्यू रहेगी? देखिए, जो अभी तक जो 3-4 दिन पहले तक डिमांड अच्छी थी, लेकिन जैसे ही भाव आज बढ़े हैं, तब थोड़ा सा कस्टमर्स शोरूम के अंदर आके प्राइस पूछ के वापस सोच रहे हैं कि भाई इतने बढ़ गए हैं प्राइसेस, आज नहीं तो कुछ दिन के बाद खरीदेंगे। जब भी भाव अचानक से एकाएक इतना स्पीड से बढ़ते हैं ना, तब कस्टमर भाव की स्टेबिलिटी के लिए वेट करते हैं। 62 600 हो गया, तो अगर 7 दिन 10 दिन यही भाव रहेंगे तो कस्टमर फिर से शोरूम्स के अंदर आने लग जाएंगे। वैसे भी दिसंबर एंड का जो माहौल होता है 15 से लेके 27 या 30 तक, तभी ग्राहकी हर साल कम ही रहती है, क्योंकि लोगों का ज्यादा रुझान छुट्टियों की तरफ रहता है, दूसरा हॉलीडेज की तरफ रहता है। और जो वेडिंग की बाइंग थी वो ऑलरेडी 10th दिसंबर तक और 12th दिसंबर तक लोगों ने अच्छी कर ली है। उसके बाद वापस जब ही पोंगल का महीना आएगा, संक्रांति आएगी, उसकी बाइंग करते हैं रिटेलर्स, और उसके बाद 14 जनवरी से के बाद वापस रिटेलर शोरूम के अंदर आना चालू कर देते हैं। सो थोड़ी स्टेबिलिटी की वेट होती है कस्टमर्स के माइंड के अंदर। इतने अचानक बढ़ने से कस्टमर रुक जाते हैं दुकान में आना। ओके चलिए, शुक्रिया संयम अपने व्यूज देने के लिए और सोने चांदी के भाव पर, साथ ही साथ डिमांड पर अपना आउटलुक शेयर करने के लिए। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। हमारे साथ अमित खरे, विकास बगरिया मौजूद हैं। ब्रेक के बाद सिर्फ फोकस करेंगे स्ट्रैटेजीज पर, लेकर आएंगे आपके ट्रेडिंग के मौके एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री। विकास बगरिया, अमित खरे हमारे साथ मौजूद है। फोकस करते हैं स्ट्रैटेजीज पे। और विकास नमस्कार, पहले तो बताइए गोल्ड सिल्वर क्या ट्रेडिंग व्यू है अब इस उछाल के बाद? गुड इवनिंग दीपाली जी। ये देखिए, ये मूव कंटिन्यूड रहना चाहिए। अभी इंटरनेशनल गोल्ड की जैसे बात करूँ तो $1980 का जो सपोर्ट लेके ये घूमा है, तो ऊपर में 2070 और $2085 तक का एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो वहां तक ये जाना चाहिए। तो ऊपर में ये 2075-80 तक जाता है, तो मेरे को लगता है कि एमसीएक्स में भी 62,900 और 63,100 तक जा सकता है। तो कल परसों में ये रैली कंटिन्यूड रहना चाहिए, बट 63,000 के करीब थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहिए एंड फिर डिप्स का इंतजार करना चाहिए। अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन दो जो दिख रहा है एमसीएक्स गोल्ड पे, वो दिख रहा है 61,800 और 61,700 के लेवल्स पे। तो ऊपर प्रॉफिट बुक करके थोड़ा सा डिप्स में फिर एंटर कर लेना चाहिए। जी दीपाली जी। ओके अमित, सिल्वर पर आपकी क्या राय है? जी दीपाली, सिल्वर में बाय का ट्रेड ही कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से कल स्टेटमेंट आया, बहुत ही चौंकाने वाली स्टेटमेंट थी। और 3 रेट कट का जो बात है फेड ने किया, वो भी 2 साल के बाद, तो ये काफी पॉजिटिव मूवमेंट है, स्पेशली गोल्ड सिल्वर के लिए। सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो मेरे को लगता है 74,500 74,300 की रेंज में ट्रेडर्स को यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड लेकर चलना चाहिए। 73,500 रुपए का नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेडर इसमें 77,000 तक के टारगेट रख सकते हैं। गोल्ड मेरे को लगता है ओवरऑल बुलिश ही रहेगा, ऊपर में 63,300 के आसपास तक के भाव शॉर्ट टर्म में गोल्ड में भी देखने को मिलता है। ये देखो। ओके बात अब कच्चे तेल की भी कर लेते हैं, जहां पर गिरावट के बाद हमने प्राइसेस थोड़ा सा संभलते हुए देखे हैं। और कच्चा तेल इस समय इंटरनेशनल मार्केट से भी $76 के आसपास आकर वापस कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। बट ये रिकवरी कितनी सस्टेनेबल है या यही रेंज नियर टर्म में रहेगी, इस पर एक राय ले लेते हैं विकास के। विकास बताइए कच्चे तेल पर आपका आउटलुक। दीपाली जी, क्रूड ऑयल में एक बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है 5,750 से 5,800 का जो जोन है एमसीएक्स में, ये एक बॉटम फॉर्मेशन के करीब है। तो क्रूड ऑयल आने वाले दिनों में मेरे को 6,000 और 6,300 तक लग रहा है, बट थोड़ा सा रेजिस्टेंस ले रहा है 6,000 पे।
तो जैसे ही 6000 पे M6 पे क्रॉस करेगा तो बहुत ही स्विफ्टली 6300 तक मूव करेगा। तो थोड़ा बाई ऑन डिप्स की रणनीति रहेगी। जैसे ही नीचे मिलता है 5800 850 के करीब 8750 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए और क्रूड में बाई करिए। जी दीपाली जी। ओके, चलिए एग्री कमोडिटीज पर फोकस करेंगे और अब बात करेंगे स्पाइसेस की, जहां पर हमने काफी उथल पुथल के बाद वापस से कल एक तेजी का एक्शन बनते हुए देखा। 6% के अपर सर्किट लगे, आज भी तेजी के साथ ही ट्रेड हो रहा है। क्या व्यू है अमित स्पाइसेस के पैक पर, कोई ट्रेड लेंगे क्या? स्पाइसेस में अगर मैं बात करूं तो जीरा काफी अट्रैक्टिव अभी दिखाई दे रहा है। 38,190 के आसपास का ट्रेड जनवरी वाला जीरा में हो रहा है। 38,000 और 37,500 ये जीरे के बढ़िया खरीदारी के भाव हैं जनवरी वाले के। मेरे को लगता है अगर ट्रेडर्स 1 वीक तक होल्ड करेंगे तो 41,000 41,500 तक के टारगेट जनवरी जीरे में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 36,500 के नीचे का। वहीं पे धनिया भी काफी अट्रैक्टिव अभी वापस फिर से लग रहा है। 7600 के आसपास जनवरी वाला धनिया में ट्रेडर्स को खरीदारी करनी चाहिए। 7400 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेडर्स इसमें 8,000 तक के टारगेट अभी रख सकते हैं। नेक्स्ट जो है टीएमसी है। टीएमसी में कल हमने देखा कि 6% का ऊपरी सर्किट लगा था। आज थोड़ा सा मुनाफा वसूली प्राइसेस में देखने को मिल रही है। अप्रैल वाला टीएमसी भाव भी 14,900 के आसपास है। 14,700 इसका खरीदारी का अच्छा लेवल है। 14,200 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेडर इसमें वापस फिर से 15,500 तक के लक्ष्य रख सकते हैं। जी ओके, चलिए तो ये रही आपके लिए स्ट्रैटेजी स्पाइसेस के पैक पर, जहां पर जीरे में वापस खरीदारी की राय आना शुरू हुई है। यहां पर 41,000 41,500 तक के टारगेट्स देख रहे हैं और बाकी स्ट्रैटेजीज भी आपकी स्क्रीन पर हैं। चलिए शुक्रिया विकास और अमित, आप दोनों का ही शो में आने के लिए और अपने व्यूज स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए। इसी के साथ कमोडिटी 360 डिग्री में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।